सभी साथियों का विधि ज्ञान में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स पिटीशन सेक्शन 13(1) हिंदू मैरिज एक्ट 1955। डाइवोर्स पिटीशन में हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मींस मैरिज की समाप्ति या पार्टी जो है रिवर्ट बैक करती हैं उसी अनमैरिड स्टेटस में और वो फिर से शादी करने के लिए फ्री हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद, मींस डाइवोर्स की डिक्री मिलने के बाद। कुछ ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए गए हैं और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, यहाँ पर ग्राउंड्स को कॉमन ग्राउंड्स बनाया गया जो कि जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स पिटीशन दोनों में ही जो है ऑप्शन रहती है। दोनों पार्टीज के पास एग्री पार्टी जो है वो चूज कर सकती है कि चाहे तो वह उन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करे या जुडिशियल सेपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 13(1) जो है वो हस्बैंड और वाइफ उन दोनों में से कोई भी स्यू कर सकता है डाइवोर्स के लिए। और सेक्शन 13(1) हिंदू मैरिज एक्ट में हम यह ग्राउंड्स डिस्कस करेंगे कि इसमें जो 13(1) जो है सर्वप्रथम वह बताता है एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party। कौन से ग्राउंड्स हैं? सर्वप्रथम तो मैरिज सोलेमनाइज्ड होनी चाहिए कि हिंदू रीति रिवाज से वह विधिवत मैरिज हुई, वह इस एक्ट से पहले या बाद में, दोनों ही जो हैं मैरिजेस जो हैं वो इसमें कवर हैं। डिक्री ऑफ डाइवोर्स के लिए कोई भी पार्टी जो है मूव कर सकती है। कब कर सकती है? 13(1) has after the solemnization of marriage had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse, means जो दोनों में से कोई भी पार्टी जो है उसके इस तरह के रिलेशंस हैं वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन, तो यह वैलिड ग्राउंड होगा डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए। Section 13(1)(IA) has after the solemnization of the marriage treated the petitioner with cruelty। क्रुएलिटी एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्रुएलिटी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सेक्शन 13(1)(IB) यह बात करता है कि हैज डेजर्टेड द पेटिशनर, जो दूसरी पार्टी है उसने पेटिशनर को छोड़ दिया है फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, यानी कि कम से कम लगातार 2 साल के लिए छोड़ा या उससे अधिक, और यह प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन से पहले का पीरियड होना चाहिए। सेक्शन 13(1)(2) has ceased to be a Hindu by conversion to another religion, यानी कि धर्म परिवर्तन कर लिया। सेक्शन 13(1)(3) कहता है has been incurably of unsound mind, अनसाउंड माइंड है और incurable है, और has been suffering continuously or intermittently from mental disorder। कैसा मेंटल डिसऑर्डर? जो कि कंटिन्यूस है या इंटरमिटेंटली, उसको जो है ऐसे फीड्स पड़ते हैं, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो कि लगातार या रुक रुक कर, और वह ऐसी परिस्थिति है जहां पर कि पेटिशनर जो है रीजनेबली रिस्पोंडेंट के साथ जो है रहने की परिस्थितियों में नहीं होता। सेक्शन 13(1)(4) जो है यह क्लास ओमिट हो चुकी है एक्ट नंबर 6 ऑफ 2019 में, लेकिन ओमिट होने से पहले यहाँ पर क्या मेंशन था? हैज बीन सफरिंग फ्रॉम ए विरुलेंट एंड इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। अब क्योंकि लेप्रोसी जो है वह क्यूरेबल है इसलिए इसको ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 13(1)(5) कहता है हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिजीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म। यह भी एक वैलिड ग्राउंड है कि ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी डिजीज जो कि कम्युनिकेबल है, कि एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती हैं, ऐसी डिजीज का होना भी वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स पिटीशन के लिए। सेक्शन 13(1)(6)
हैज़ रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इन एनी रिलीजियस ऑर्डर। अर्थात यह जो संसार है, जो ये दैनिक गतिविधियां जहाँ होती हैं, इसको उसने रिनाउंस कर दिया है, छोड़ दिया है और किसी रिलीजियस मठ को ज्वाइन कर लिया है, जहाँ से कि इस जो है संसार में उसका वापिस आना संभव नहीं है। यह भी एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स पिटीशन के लिए। सेक्शन 13(1)(7 क्या कहता है? हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years और मोर, यानी 7 साल या उससे ज्यादा वह व्यक्ति के बारे में कुछ सुना नहीं गया कि वह जीवित है या नहीं है, और यह जानकारी उन व्यक्तियों को होनी चाहिए जो कि उसके नियर्स एंड डियर्स हैं, कि जिनको ऐसा पता होता कि वह जीवित है या नहीं है। तो उन व्यक्तियों के द्वारा सुना ही नहीं गया, 7 साल या उससे अधिक हो गए हैं, उस व्यक्ति के बारे वेयर अबाउट्स के बारे में पता नहीं है, तो यह भी एक वैलिड ग्राउंड होगा डाइवोर्स पिटीशन के लिए। फ्रेंड्स, ऊपर हमने 13(1)(I)(B) में वर्ड आया था डेजर्शन। डेजर्शन का अर्थ है कि पेटिशनर जो है उसको दूसरी पार्टी के द्वारा जो है छोड़ा गया है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी। मीन्स पेटिशनर की कोई विश नहीं थी, कोई उसकी कंसेंट नहीं है, कोई रीजनेबल कारण नहीं है ऐसा छोड़ने का, फिर भी उसको छोड़ दिया गया और विलफुल निग्लेक्ट किया गया पेटिशनर का दूसरी पार्टी के द्वारा। यह एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स पिटीशन के लिए। और जो वर्ड ऊपर क्रुएलिटी आया है, तो क्रुएलिटी जो है वो कोई डेफिनेट या प्रिसाइज कंसेप्ट नहीं है। फिजिकल भी हो सकती है क्रुएलिटी, मेंटल भी हो सकती है। क्रुएलिटी में भी सटल और ब्रूटल। मीन्स सटल मीन्स कोई बात ऐसी जो कि डायरेक्ट ना कही जाए, उसको घुमा फिरा कर कहा जा रहा है, उस पर टोंटिंग की जा रही है उस जो है पिटिशनर पर। और ब्रूटल मीन्स उसको बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली जो है कुछ रिमार्क्स किए जा रहे हैं। ये वर्ड्स के द्वारा भी हो सकती है क्रुएलिटी, गेस्चर से हो सकती है, और बाई मेयर साइलेंस भी क्रुएलिटी हो सकती है। मीन्स बोले ही ना, कोई व्यक्ति जो है रिस्पोंडेंट बोल ही नहीं रहा पेटिशनर से, पेटिशनर परेशान है, एक ही जगह पर रहते हैं लेकिन आपस में बात नहीं हो रही। तो क्रुएलिटी जो है वो कैसे जज की जा सकती है? वो सभी फैक्ट और सरकमस्टांसिस जो होंगे केस के, उनको जो है बेस बनाया जाएगा। इसके लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। इट कैन बी वायलेंस, मीन्स फिजिकल हो सकते हैं एक्ट, सम एटीट्यूड और इवन मेयर साइलेंस। इसलिए कोर्ट जो है जब क्रुएलिटी की बात आती है, जब ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स पिटीशन होता है, तो कोर्ट सभी फैक्ट और सरकमस्टांसिस को जो है कंसीडर करता है। उसके बाद जो है ये डिसाइड किया जाता है कि क्रुएलिटी जो है ऑफेंस वो कमिट हुआ या नहीं हुआ। रसल वर्सेस रसल ने जो है डेफिनेशन दिया है क्रुएलिटी की। कंडक्ट ऑफ सच ए कैरेक्टर, कैसा व्यवहार, एज टू हैव काज डेंजर टू लाइफ, जो कि जीवन के लिए खतरा है, लिम्ब और हेल्थ, बॉडली और मेंटल, यानी कि शारीरिक भी खतरा हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, और एज टू गिव राइज टू ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच डेंजर, और ऐसा जो है एप्रीहेंशन है कि इस तरह का उसको जो है खतरा हो सकता है, उसकी लाइफ, लिम्ब या बॉडली या मेंटल स्थिति को खतरा हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां जो हैं ये कहलाती हैं क्रुएलिटी। ऐसा रसल वर्सेस रसल ने कहा। अब हम डिस्कस करते हैं केस ला नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स इसमें कि जो कंडक्ट कंप्लेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि ग्रेव एंड वेटी, और कोई भी रीजनेबल पर्सन जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। मतलब इस तरह का कंडक्ट जो है वह दूसरी पार्टी का है। और हम बात ऐसी नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, शुड नॉट बी ऑर्डिनरी वियर एंड टीयर ऑफ मैरिज, कि छोटी मोटी समस्याएं, छोटा मोटा जो है नोक झोंक, वो तो जो है हिस्सा है जीवन का, शादी का, हम उनकी बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो रीजनेबल पर्सन शुड टॉलरेट, इस तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए। अब ये जो उपरोक्त केस है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, इसमें जो है हस्बैंड जो है उसकी 3 कंपनी है उसकी, तो वाइफ उसके उन कंपनीज के अगेंस्ट, जो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज है उसके अगेंस्ट जो है वो पब्लिश करती है मटेरियल न्यूज़पेपर्स में। और जो ये हस्बैंड है इसका, ये इस्टेब्लिश बिजनेसमैन है, तो इससे जो है उसकी सारी रेपुटेशन जो है डाउन होती है मार्केट में। और
इन सबसे बाद जो है वह फाइल करती है बहुत सारी क्रिमिनल और सिविल एक्शंस जो है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल करती है। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है इस केस में कि ऑल द एक्शंस इंडिकेटेड दैट शी वांटेड टू मेक हिज लाइफ ए मिजरेबल हेल, यानी उसकी लाइफ को जो है वो जहन्नुम बना देना चाहती है। सो इट इज कंसीडर्ड एज इस्टेब्लिश्ड ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। तो यह जितने भी जो इसमें फैक्ट्स और जो इसमें परिस्थितियां दी गई हैं उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्रुएलिटी में ट्रीट किया। सो क्रुएलिटी जो है वो उसका जो करेक्टर है कभी जरूरी नहीं कि वो डेंजर टू लाइफ और हेल्थ हो, बट वो इंजरी टू हेल्थ, रेपुटेशन या मेंटल पेन जो है वो भी अमाउंट टू इंजरी कहलाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी नवीन कोहली वर्सेस नुलू कोहली में। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और जो इसमें डाइवोर्स पिटीशन के जो दूसरे सेक्शन है 13(1)(a) एंड 13(1)(b) उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।